बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त का जो मंजरनामा है उस पर अगर देखा जाए पाक भारत मामलात के ऊपर, तो एक तरफ जो अमरीकी नायब सदर हैं उनकी तरफ से ये बात की गई है कि भारत मुतनाज़ रद्द-ए-अमल से गुरेज़ करेगा और पाकिस्तान भी ज़िम्मेदार मुल्क है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर दिफ़ा ने यह कहा कि अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश ये निकाली है कि भारत से फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान की तैयारी पूरी थी, लेकिन इतलात फिर यह मिली कि भारत जो है वो अब हिचकिचाता रहा है। बेशतर महाजों के ऊपर उसने दरअंदाजी करने की कोशिश की है, तैयारियां अपनी पूरी की हैं। हेलीकॉप्टर्स वो जो ग्राउंड कर दिए गए थे वो भी उड़ाने की कोशिश की। राफेल, तेजस जो उनके तैयारे हैं उनको उड़ा के उन्होंने हवाई मश्क भी कर ली है। तैयारियां पूरी थीं और ये भी सामने आया कि दिल्ली से बाकायदा तौर पे ये कहा गया था जब जहां पर जिस वक्त चाहे आप वार कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शायद इस तरह के रद्द-ए-अमल का सोचा नहीं गया था कि पाकिस्तान की तैयारियों को देखते हुए सोच विचार में मुब्तला हुए और अब तक की तैयारी उनकी फिर भी दिखाई देती है, लेकिन वार करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिकली जब हर मकातब फ़िक्र के शख्स ने खड़े होकर यह ऐलान किया कि इस जंग में हम भरपूर तरीके से अपने आप को भी आजमाएंगे, कुव्वत ईमानी को भी सामने लाएंगे और अपने जज्बे के ज़रिए ये पैगाम देंगे कि अगर जंग तुम शुरू करोगे तो फिर ख़त्म हमारी तरफ से की जाएगी, तुम उसे ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो इस मंजरनामे पे अभी ये भी देखने में आ रहा है कि भारत जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी लॉबिंग को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहता है IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्ज़ की फराहमी के ऊपर नज़रसानी करे कि जब इस महाज के ऊपर ना कर सका तो फिर अपनी लॉबिंग को मजबूत करने और उसे मुतहर्रिक करने की कोशिश की जा रही है। राना साहब, क्या समझते हैं कि किसी हद तक भारत अपने इरादे से बाज आया है या भारत अभी वक्फे में है और मज़ीद जो शातिराना सोच है उसके अंदर मुब्तला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात आप यासर ज़हन नशीन कर लीजिएगा, भारत एक मक्कार, एक अय्यार और एक बुज़दल दुश्मन है। ये कभी भी फ्रंट पे आके लड़ने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी इस वक्त इस पोजीशन में है कि जंगी जनून की वजह से पूरे भारत को उसने एक अजाब में डाल दिया। अगर वो जंग नहीं करता तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर वो जंग करता है तो भारत तबाह हो जाएगा। दोनों सूरतों में नरेंद्र मोदी फंस गया। अब आप एक सवाल चल रहेगा कि भारत किस तरह तबाह होगा। भारत के अंदर 11 तंजीमें पहले से ज्यादा मुतहरक हो गई हैं अलहदगी पसंद। भारत के अंदर हालात ये हो गए हैं कि आज उनको अपने इंटेलिजेंस के एक हेड को काला पानी भेजना पड़ा फारग करके। भारत के अंदर 4 जर्नैल जिनकी खुफिया इंक्वायरी हो रही है, चारों जर्नैलों को उनके मेन जो उनके पास टारगेट थे उनसे हटा दिया गया। भारत के अंदर सिखों को अहम तरीन जगहों पर तैनाती खत्म कर दी गई। वो तो बाकायदा तौर पे उन्होंने मेरे ख्याल से लेटर जारी किया है कि वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो कहा, मुसलमान जो वहां पे फौजी थे उनको भी अहम तरीन जगहों पर जो उनके लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया। इवन निचली जात के जो हिंदू थे उनके साथ भी यही किया गया, क्रिश्चियंस उनके साथ भी यही किया गया। अब सूरत हाल इस सारे मामले में ये बन चुकी है कि भारत अगर जो समझता था कि मैं फ्रंट पे आके लड़ूंगा और लड़ के मैं सारा कुछ ले जाऊंगा, अब भारत का ये आलम है कि फ्रंट पर उससे लड़ा नहीं जा रहा। फ्रंट पे जो लड़ना था उसका वो ख़त्म हो गया। अब नरेंद्र मोदी ने ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही और मैं इस पर वो जगह का जिक्र नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी ने किसी से कहा कि हमें फलां जगह पर टारगेट की इजाज़त दी जाए ताकि हमारी भी इज्जत रह जाए। इस पर पाकिस्तान को एग्री किया जाए, लेकिन आगे से ये जवाब आया कि अगर ये टारगेट कर लिया गया और वहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के रद्द-ए-अमल को कौन रोकेगा। और यहाँ पे तो कौम जो है वो खड़ी है। यहाँ पर एक रात ऐसी नहीं गुजरती जब लोग इस बात के लिए तैयार नहीं बैठे हुए कि जनाब जंग लगे और हम बार्डरों की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा है कि भारत जो है वो मदारिस को टारगेट करने का प्लान बना रहा है।
मैं जगह का नाम नहीं ले सकता, मैं आपको ब्रेक में वो जगह बता दूंगा कि जिसके मतलब हमें भी इतला मिली है। लेकिन दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, भारत की अब जान नहीं छूटती। आपको एक खबर ब्रेक कर दूं जी। ये खबर कल या परसों भारत के टीवी चैनल्स की जीनत बन जाएगी। कल बने, परसों बने, 4 दिन बाद बने, 6 दिन बाद बने। भारत के 4 त्यारे गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ। उड़े, बांग्लादेश चले गए, चाइना चले गए, किसी और जगह चले गए, गिर गए, मार गिराया गया। क्या हुआ? भारत के अंदर एक हाई ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही है कि 4 त्यारे 2 दिन से गायब हैं, रडार से भी गायब हैं, सब चीज़ों उस पर हो रही है। ये जो आप क्या समझते हैं, सिर्फ एक वो टेलीग्राम के जो था लेटर, उसकी बिना पर ये इंटेलिजेंस हेड के चेंज किया गया। तादाद नहीं पूरी हो रही तैयारों की। मैं कह रहा हूं 4 त्यारे भारत के कहां गए? ये जो भारत के बैठे हुए हैं ना सहाफ़ी टीवी चैनल्स पर, और पाकिस्तान से वो ले लेते हैं। अब उसमें कारदार को लिया हुआ था, उस बेचारी को मैं यही कह सकता हूँ ना, ले ना आए, बताएं, आपको बिठा लें सामने, हमें बिठा लें तो हम उनकी सारी चीज़ें खोल के रख देती है ना सामने कि वो है क्या, औकात क्या है उनकी, उनकी औकात है क्या। भारत क्या कोई आज तक ऐसी जंग जीता है? ये जो भारत कहता है ना, वो भारत जंग जीता नहीं था, वो हमारी हिकमत अमली थी ना, गलत हो गया था सारा। भारत के टारगेट जो थे वो अचीव हो गए थे बांग्लादेश के हवाले से चोरों। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है, भारत जुर्रत करे ना, आज कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए ना, आज 9वां दिन था। 9वां दिन है ना। ये 9 दिन की मौत पई है मोदी ने, बल्कि 10वां दिन। क्यों नहीं मोदी करता? आए ना, सारे महाज खुले हैं। हमने तो दिखा दी वीडियो में, इतनी चौकियां उनकी तबाह हुई। वो तो एक वीडियो में कोई चीज दिखा देना, किसी एक वीडियो में, किसी एक जगह पे। अब भाई बात बड़ी सिंपल सी है। मैंने कहा कि मोदी लड़ेगा फिर भी मरेगा, मोदी नहीं लड़ेगा मोदी फिर भी मरेगा, दोनों सूरतें। दिफाई बजट सर उनका पता कितना है हमसे? बजट ना उनके जितना मर्जी हो जाए, उनकी फौज भी हमसे बहुत बड़ी है, उनके पास तैयारे भी हमसे ज़्यादा हैं, उनके पास हर चीज़ हमसे ज़्यादा है। लेकिन उनके पास जो नहीं है वो पता क्या है? वो हिम्मत नहीं है, उनके पास वो जज्बा नहीं है, उनके पास ना वो जज्बा है, ना वो हिम्मत है, ना ही उनके पास वो हौसला है। अगर उनके पास जज्बा होता, अगर उनके पास हौसला होता, अगर उनके पास हिम्मत होती, तो आज वो शायद बड़ा कुछ कर गए होते। मुझे पूरे भारत के अंदर एक चीज़ दिखा दें। हमारे तो यहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों लोग जो है ना वो चले जाते हैं वाघा बॉर्डर पे, वहाँ पे गंडा सिंह पे, हर जगह पे चले जाते हैं और जाके वो पता क्या कहते हैं, मर जाएंगे या मार देंगे। उनके उधर तो इस तरह है जैसे खूह का आलम है। छोड़ दें यार, ये मोदी साहब बहादुर जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, इनको 2 ही काम आते हैं। इनको दोबारा चाहिए गुजरात में, एक तो सुना मैंने दुकानें खाली हैं चाय के लिए ना, वहाँ जाएं, जाके आरएसएस के गुंडों को तैयार करें और अपने मुल्क के अंदर फिर वही दंगा फसाद करें। मैंने आज वो वीडियो देखी कि जिसमें इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी कि माँ बेटी वापस जा रहे थे, मुसलमान थे, बापर्दा थे, और एक इंडियन ने आके गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी, उन्हें मार दिया। ये क्या बहादुरी है? आओ बॉर्डर पे आके बहादुरी दिखाओ, तुम्हें जवाब मिले, तुम्हें पता चले कि यहाँ पे क्या है। यासर साहब ये जो कहते हैं ना कि अमेरिकी नायब सदर ने यह कह दिया, फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ ने यह कह दिया, फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ ने यह कह दिया। हमने तो अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के आगे रख दिया, हमने हर चीज़ दिखा दी और हमने ये भी कह दिया कि जनाब आप पहल कर लें, फिर आखिर हम करेंगे। तो क्यों नहीं करते? ठीक है ना, तो करें ना, आके सारा कुछ करें, लाएं सामने, ला के जो चीज़ें कर सकते हैं वो करें, ताकि हमें भी पता चले हम कहाँ खड़े हैं, उनको भी पता चले वो कहाँ खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये काम किया गया तो मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ,
5 से 7 मिनट में भारत के साथ वो होगा को आप सोच नहीं सकते। ये ना हमारा पानी रोक सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये एक चीज़ में हम कह सकते हैं ये जो कर सकता है। ये क्या? तो इनके पास वो जो 30-40 इन्होंने रखे हुए ना बोलने वाले, वो जो टीवी पे करछे पकड़ के पता नहीं क्या क्या पकड़ के बैठे होते हैं, हम ये कर देंगे ये कर देंगे। अच्छा, टीवी पे बैठे हो भाई, निकलो ना बाहर, कुछ करके दिखाओ ना। तो इसके अलावा कुछ नहीं है यासर, आप जंग से बेफिक्र हो जाए। मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह जंग लग जाए, हमें भी मौका मिले, हम भी निकलें बाहर और मज़ा आए ज़रा, और भारत को भी नज़र आए कि किस पाविक दी है। ये अब IMF के पास जा रहे हैं, जिसके पास मर्जी चल। मैं तो कहता हूँ हमारी हुकूमत को चाहिए कि IMF को जवाब दे दें और उन्हें कहें जनाब अल्लाह हाफिज़, ना दे हमें कर्जा। अगर ये कौम बग़ैर कर्ज लिए, इस कौम को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है कि हम भारत के आगे नहीं झुकेंगे, हम भूखे रह लेंगे, हम सख्ती सह लेंगे। वैसे भी आपस चाहिए कर्जा लैके करना की है करना की है कर्जा लैके सी MP MNA दी तनख्वाह ਵਧਾਣੀਆਂ ने ना, वजीरां दी तनख्वाह ਵਧਾਣੀਆਂ ने ना, यही करना है ना सी। इस तो अलावा असा करना की है? गरीब नूं मिलनी है कोई चीज़? मुझे बताएं ना, चले आप मुझे बताएं, आपके दादा ने, आपके दादा अबू ने को कर्ज लिया था IMF से, या IMF से कर्ज लिए हुए जो कर्ज IMF ने लिया आपके दादा ने या मेरे दादा को, उसमें से कुछ मिला था? तो उसकी कीमत हम भी आज तक अदा कर रहे हैं ना। तो उससे बेहतर हम भूखे रह लेंगे। हमने इंडिया के आगे नहीं झुकना, हमने किसी और के आगे नहीं झुकना, हम डट जाएंगे, हम लड़ लेंगे, हम भूखे रह के लड़ लेंगे, ये हमें मंजूर है। लेकिन हमें अपनी गैरत पर सौदेबाजी नहीं करना, बस इतनी सी बात है। तो राणा साहब, इस वक्त आप समझते हैं कि वो जिस तरह आपने हवाला दिया है कि भारत जो है उसके कुछ अफराद टीवी चैनल पे बैठ के जंग पे उकसाते रहते हैं, बयानिए की इस जंग में भरपूर हमने दिफा किया और हम उनसे मुकद्दमा। बयानिए में तो हम जीत गए हैं उनसे। बयानिए की इस जंग में तो हम ना सिर्फ जीते हैं बल्कि हम उनसे बहुत आगे हैं। हमने हर सबूत दे दिया, हमने हर चीज़ दे दी। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने एक सबूत दिया कि फला मामले पे हम मुलव्वस हैं। कोई एक सबूत मुझे बताएं। अब उनके पास पता क्या है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ वहां बैठकर शो डालते हैं, हाय हाय हाय, बस, और कुछ नहीं है इनके पास। अगर इनके पास इतनी हिम्मत होती तो ये कोई एक सबूत तो लेकर आते ना। भाई आप तो इंडियन सहाफ़ी सबूत दे रहे हैं ना, इंडियन सहाफ़ी लिखकर खुद बता रहे हैं कि जनाब ये हो गया, इतना इतना नुकसान हो गया, ये इस तरह ड्रामा हुआ। उनकी अपनी खुफिया एजेंसी जो है वो कह रही है, उसके साबिक सरबराह कह रही है, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है, ये सब फेलियर है। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि जनाब मुझे बताएं कि एक ऐसे मकाम पर जो इंतहाई अहम तरीन मकाम है, वहां पर CCTV कैमरे अचानक कहां चले गए। मैंने हमने कल एक तस्वीर दिखाई, 2020 में एक बंदा शहीद हो गया है, आपने 2025 में फिर उसकी तस्वीर डाल दी है। ये तो इनका आलम है। तो यासर साहब, बात यह है कि बयानिए भी हम जीते हैं तो लड़ के देख लें, फिर भी ऐसे ही जिताएंगे। अच्छा राणा साहब, जब इस तरह का माहौल पाकिस्तान के अंदर भी है, दिफा के महाज पे भी हम मजबूत हैं, बयानिए के महाज पे भी हैं, कौमी सलामती की कमेटियाँ भी चल रही हैं, अपोजिशन यकज़बान होकर पैगाम भी दे रही है, पीपल्स पार्टी इन दिनों में जलसे कर रही है, खैर? ये बात मेरी भी समझ से बाहर है जी कि बिलावल साहब जलसे भी कर रहे हैं और जलसों में जो तकरीरें कर रहे हैं वो आपने सुन ली हैं सारी। यहाँ तो मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि एक हुकूमती पार्टी शायद फारिग हो जाए, इत्तेहादी जो है। यहाँ तो शायद कोई ऐसा ना हो जाए काम, क्योंकि महसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी, नज़रसानी अपील अगर तो हुकूमत के हक़ में जाती है तो फिर सूरत हाल और चेंज हो जाएगी, अगर नहीं उनके हक़ में जाती फिर सूरत हाल और चेंज हो जाएगी। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेल ली है,
जो एक बड़ा फ़ैसला दिया है, उस फैसले के बड़े दूर तक असरात हैं, क्योंकि वही इल्ज़ाम जो है बहुत से लोगों पे है ना। तो एक की बेल होनी, उसके बाद दूसरे की कबल अज़ गिरफ़्तारी बेल होनी, ये सारी बेलें चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी अहम तरीन होती हैं। पीपल्स पार्टी को ज़रूर जलसा करना चाहिए उनकी को। अच्छा, ये मैं इसको भी अच्छे अंदाज से लेता हूँ। कैसे? कि हम किसी खौफ में नहीं हैं, चिल हैं। हम कह रहे हैं कि आओ भाई असी अपनी सियासत कायम रखिए, ताड़ी ऐसी तैसी, हम बिल्कुल ठीक है। अब उस तरफ क्या चल रहा है वो अभी आपके सामने। वो इतने खौफज़दा हैं और उनका आलम ये है कि भारत के अंदर कोई जो मोदी का इज्तिमा 2-3 हुए थे उसमें, जिसमें जूता भी चल गया था, उसके बाद अभी इज्तिमा नहीं हो रहे। अब वहाँ पर ये आलम होता है कि जहाँ पर मोदी जिस मीटिंग में जाता है उस मीटिंग से पहले वहाँ पर जितनी सिक्योरिटी होती है उनसे बाकायदा हथियार ले लिए जाते हैं। सिक्योरिटी से? हाँ, हथियार ले लिए जाते हैं और जगह खाली करा कर सब कुछ करके फिर बंदा अंदर जाते हैं। वो कि मोदी साहब को ख़तरा है कि इन जो उठ के मारना दबे। नहीं तो फिर सिक्योरिटी कैसे होगी? वो सिक्योरिटी पे यकीन भी है, यकीन नहीं भी है। हालांकि आरएसएस के जो ख़ास इसके लोग हैं ना, वो भी इसके साथ होते हैं, फिर वो सिक्योरिटी को संभालते हैं। जो ऑफिशियल सिक्योरिटी है उनसे राफेल वापस ले ली जाती है। अगर नहीं यकीन आता तो मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि किसी एक जगह पर मोदी साहब करे ना, मोदी साहब आए, मोदी साहब पंजाब में जलसा करके दिखाएं, इंडियन पंजाब है ना, मोदी साहब वहाँ जलसा करके दिखाएं। 3 सूबों का दारुल हुकूमत है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जलसा करके दिखाएं। मोदी साहब अमृतसर बॉर्डर पे हैं ना, हमारे तो कमांडर गए हैं ना, तो मोदी साहब आए ना अमृतसर बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे जलसा करके दिखाएं। यहाँ पर आकर अपने फौजियों को शाबाश दें, आए ना अमृतसर, क्यों नहीं आते? जिस फौज के अंदर उसके इंटेलिजेंस के ऑफिसर को कैद कर दिया जाए, एक और जर्नैल को जो है वो खुडेला लगा दिया जाए, मुख्तलिफ जर्नैलों की इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएं, मुख्तलिफ जो फौजी हैं वो गायब होना शुरू हो जाए, असला छोड़ के भाग जाए, ये सारा कुछ हो तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बेहतरी के इम्कानात क्या होंगे? वहाँ पे डर ही होगा, और डर वो जो पीछे हटने पर ही मजबूर करेगा, या फिर डर वो जो कोई ना कोई ऐसी तकरीब कारी करने पर मजबूर करेगा जो गले पड़ सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनाबे पे नाज़रीन बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा शेविदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पैगाम दे चुके हैं, और ये इंदिया दिया जा रहा था कि शायद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, या फिर मुश्तरका इजलास बुला लिया जाए, या पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाए। तो इस ज़िमन के अंदर तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो हुकूमती इक़दाम को अपोजिशन किन नज़रों से देखती है, और मौजूदा मंजरनामे में भारत की तरफ से अगर कोई जारहियत की जाती है तो फिर उसका जवाब देने की तैयारियां यहाँ पे कैसी दिखाई दे रही हैं? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त भारत की तरफ से IMF से रुजू करना, पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी पे नजर सानी की दरख्वास्त देना, बैनुल अक़वामी अपनी लॉबिंग को मुतहर्रिक करना और पाकिस्तान में जारहियत का मंजरनामा बनाना, ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस है, या इस सूरत हाल से पाकिस्तान मजीद कुंदन बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, अब हमें याद आया कि जी हम सबूत पेश करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है या पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त, तो बदकिस्मती से वो आई डोंट नो कि क्या वजह है कि आपके पास सबूत भी है, आपको ये भी अंदाज़ा है कि आए रोज़ दहशतगर्दी हो रही है, आपको ये भी पता है कि इसके पीछे किन का हाथ है, फिर क्यों खामोश रहे? ये क्या वजह थी कि अब तक हम खामोश रहे और हम इंतज़ार करते रहे कि जी इंडिया कोई एक एडवेंचर करे और फिर हम उसका जवाब दें? ये मुझे समझ नहीं आ रही है। ये सारे चीज़ों को मैं सोचता रहता हूँ कि अगर पुलवामा ना होता तो हम इन चीज़ों को क्यों छुपाना चाहते हैं? हमें खुलकर क्यों नहीं आना चाहिए था UN के सामने और बड़े बड़े ममालिक के सामने, जबकि
ये चीज स्टेब्लिश हो चुकी है। कनाडा कह चुका है कि पाकिस्तान इंडिया जो वो अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसी तरह यूके कह चुका है। तो इन सूरत हाल में हमें इससे फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए था? लेकिन चूंकि हमारा फोकस ये है कि हम पीटीआई को खराब करें, पीटीआई को एक साइड पे रखें, हालांकि मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें, बाहर जारियत के खिलाफ पूरी कौम एक हो, और लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट पैदा करना गवर्नमेंट का काम होता है, जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें, ठीक है, लोग कहते हैं जी इस वक्त आप ये बातें क्यों करते हैं कि जी उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा खान साहब, लेकिन हम क्यों ना करें? अगर वो मिलना चाहती है और तो उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या वजह है? आप क्यों इस तरह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं? आप क्यों इस तरह नफरतें पैदा कर रहे हैं? अगर आपके साथ इमरान खान खड़ा नहीं होगा तो 60-70% लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, फिर वो कहाँ खड़े होंगे? तो क्यों आप दरारें डाल रहे हैं अपने अंदर, और इस खुशफहमी में ना रहे कि इंडिया जो है वो अब हमला नहीं कर रहा है, अब पसपा हो रहा है। देखिए, इंडिया अपने वक्त का इंतजार कर रहा है। वो वहाँ पे जब इलेक्शन के कोई थोड़े बहुत चीजें शुरू होती है तो वो इलेक्शन जीतने के लिए वो यही एक हरबा होता है उनके पास, मोदी का, और हमेशा से उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। और दूसरा ये कि जो भी अमेरिकन डिग्नेटरी आया है इंडिया के अंदर, तो उन्होंने ये मौका जो है वो दिया है। आप देखें कि जब भी कोई डिग्नेटरी गया वहाँ एक वाकया करके इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। तो इन हालात के अंदर अगर हम मुत्तहिद नहीं होते तो नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, और हो रहा है। आप अभी तक जो है ना, आपने कोई मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया, आपने कौम को खिताब करके एतमाद में नहीं लिया। आप करना क्या चाहते हैं? अता तारा अचानक नमूदार हो जाते हैं रात के वक्त और कहते हैं जी 24-25 घंटे और 30 घंटे बड़े अहम है और बस हमला होने वाला है। ये खुदा के लिए यार, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आपको किसने कहा है ये? और ये काम आपका तो नहीं है। तो पता नहीं उन्होंने क्यों ये बात आकर गई। फिर वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा जी मैंने तो अफगानिस्तान के हवाले से बात की थी, इन्होंने कश्मीर पर डाल दी। भाई आपने पाकिस्तान के बारे में कहा, आपको इस हसास मौके के ऊपर क्या आपको ये बात करनी चाहिए थी? तो मैं ये सब समझता हूँ कि इस हुकूमत के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फ्रंट लाइन पे आकर नहीं खेल रहा। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, उसको देखें और अपने प्राइम मिनिस्टर को देखें। तो जंग तो देखें, जंग तो फौज ने लड़नी होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट होती है कौम की, और वो तब होगी जब हुकूमत चाहेगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती है, चाहे तो तब होती है। अगर आप एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, आप धमकियां देंगे, आप एक पार्टी को आप दीवार से लगाएंगे, उसके लीडर के साथ ज्यादती करेंगे, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिए जाएंगे, तो ये कैसी यकजहती होगी? तो बाकी आप खुद देखें जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ। अच्छा शौकत भाई, ये बात आपकी सारी दुरुस्त है कि इस वक्त सबको इकट्ठे होना चाहिए, इकट्ठे है भी, और ये सियासी इख्तलाफात और सियासी रंजिशें ख़त्म कर देनी चाहिए इस मौके पर, कोई शक नहीं इसमें, ये आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शौकत भाई, KPK में बड़ी मिसाली हुकूमत की मिसाल दी जाती थी। ये जो करप्शन का एक निकला, जो नैब के नोटिस आए, ये अरबों रुपये जो गए, ये आपके दौरे हुकूमत में गए, या यानी आपकी हुकूमत के दौरे हुकूमत में गए, या सबका दौरे हुकूमत में गए? ये क्या मामला है? ये जब निगरान दौर था ना, ये निगरान दौर के वक्त में है। और अभी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है हमारे स्पीकर साहब, उन्होंने फौरन इजलास बुला लिया 5 मई को, और वो इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं। और वो चूंकि सारा मामला जो है ये उस दौर में हुआ है, और उसमें ये तो बहुत छोटा सा वाकया है, मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़े बड़े स्कैंडल आएंगे। जो निगरान दौर में जो जिस तरह कटाई हुई है जंगलात की, जिस तरह बेदर्दी के साथ जो वो हुआ है, जो नेशनल एक्सचेकर के साथ जो कुछ हुआ है, ये तो बहुत बड़े बड़े स्कैंडल आएंगे। लेकिन अब ये कि इस चीज को मेरे ख्याल से मंतकी के अंजाम तक पहुंचाना होगा। यानी आपके दौर में ये नहीं है, मौजूदा दौर में इसमें से कोई एक चीज नहीं है। देखिए, ये जरूर हो सकता है, ये जो फार फ्लंग एरियाज हैं, इसमें अक्सर ये होता है कि एक स्कीम पे 2-2 दफा 3-3 दफा पैसे निकाले जाते हैं। ये हुआ है, लेकिन इसकी इंक्वायरी हो जाएगी और होनी चाहिए।
लेकिन ये जो हुआ है ना, ये जो 40 अरब और 35 अरब इस तरह ये बहुत मुख्तसर अरसे में हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसको जरूर टेकअप करना चाहिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा शौकत यूसुफज़ई साहब, जो सुनवाई हुई एजाज चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट में, क्या समझते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा उनके साथ क्या किया जा सकता था। 600 दिन से ज्यादा मैच उनको जेल में रखा गया और कुछ हासिल तो हुआ नहीं। बहुत सारे, लेकिन ये जरूर मैं क्वेश्चन करूंगा कि उनकी इस उनको जेल। शौकत यूसुफज़ई साहब, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपको फ़ोन कॉल पे मिलाते हैं दोबारा से। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जो फैसला हुआ है, वही सवाल जो मैंने शौकत यूसुफज़ई साहब से किया, लेकिन फिर उनका दूसरी शख्सियात की तरफ भी इशारा कि उनके लिए क्यों कुछ ना हो सका, इस मंजरनामे को क्या देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ तो देखता हूँ कि जो इल्ज़ाम एजाज चौधरी साहब पे था वो था एक साजिश का, जनाब एक साजिश हुई है, फला साजिश के ये हिस्सेदार थे, ये फ़लाँ थे, यही इल्ज़ाम। अच्छा, वही सारा इल्ज़ाम जो है वो है उन पर बानी तहरीक इंसाफ पर भी, वही इल्ज़ाम जो है वो बाकी लोगों पर भी है। अगर इसको हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि फिर अगर एक में उसको रिलीफ मिलता है तो फिर ग्राउंड वो बना के ग्राउंड बन सकती है। सब सवाल आप कर सकते हैं, शौकत साहब ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा से। जी शौकत साहब, एक बताइएगा कि अब पीटीआई की हिकमत अमली क्या है इस जंगी माहौल के बाद? और साथ में ये भी 6 तारीख को बड़ा अहम केस लगा हुआ है, महसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस। इसमें आप पार्टी बनने जा रहे हैं, आपके वकला जाएंगे, कोई फैसला किया है या नहीं किया? देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन अगर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर जंग हो गई, जंग शुरू हो गई, तो ये हम सारे मुहिब वतन लोग हैं, हमें कोई ऐसा ना समझेंगे। और इमरान खान का स्टेटमेंट आ चुका है। अब बड़ी अफसोस की बात ये होती है कि वो जेल में होते हैं। यहाँ तो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई, जो कि बाहर घूम फिर रहे हैं, लंदन चले गए, लंदन में पूछा गया, नहीं जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो जेल में, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अपोजिशन जो उनके मुखालिफ लोग हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के हक में बयान देंगे। बिल्कुल उन्होंने दिया, और लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है, अगर आज अगर वो बाहर होते, तो जिस अंदाज में उन्होंने पहले इंडिया को जवाब दिया, जिस अंदाज में उन्होंने कश्मीर का इशू या और इशू उठाया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस वक्त हमारी जो खारजा सतह के ऊपर जो हमारी कोशिशें हैं, ठीक है कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। अगर अमेरिका के जो वज़ीर दिफा हैं वो इंडिया के वज़ीर दिफा से बात करते हैं, अमेरिका के वज़ीर खारजा जो है वो इंडिया के वज़ीर खारजा से बात करते हैं, इस तरह, तो हमारे तो सिर्फ एक वज़ीर खारजा का फोन आया है, और मेरे ख्याल से वो भी प्राइम मिनिस्टर को आया है। बाकी जो है ना सिफारती सतह पे इस तरह हमारी वो नहीं है कि हम किसी बड़े बड़े मुल्कों के साथ हम मिल लिए और हमारी बात एंडोर्स होगी। वो आप देखें कि इंडिया ने भी दावा किया है ना कि अमेरिका ने कहा कि हम आपके साथ खड़े, हम भी ये दावा करते हैं। तो देखिए, हमें मेरे ख्याल से एक मुसलसल एफर्ट्स की जरूरत है। ये नहीं कि आज ये वाक़या हो गया तो हमारी वजारत खारजा जो है वो एक्टिव हो गई। हमें एक मुसलसल अमल है, हमें पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया के सामने हमें बताना है कि हम एक पुरअमन मुल्क है, और ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये कोई और कर रहा है, और जो कर रहा है उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। ये बदकिस्मती है कि हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, हम इंतजार करते हैं कि हम इंडिया हमारे ऊपर इल्जाम लगाए तो फिर हम जवाबी इल्जाम लगाए। तो इसलिए, वरना हमारे पास जितने सबूत हैं, जितने हमारे पास ये जो वाकयात होते रहे हैं, अगर हम ये अक़वाम मुत्तहिदा में रखते, आप देखें ना किस तरह इंडिया ने एकदम वज़ीर दिफा है वो अगर वहाँ पेश कर दिया है उन्होंने, तो अब इससे नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। उस पर कोई एक्शन होता है नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान का इमेज उस पर खराब हो रहा है। तो इसलिए हमें जरूरत इस अमल की है कि हमें मुसलसल एफर्ट्स की जरूरत है। जो चीजें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं और जो दहशतगर्दी हो रही है, हमें उसको बेहतर अंदाज में उठाने की जरूरत है।
अच्छा, तो एक तरफ ये एजाज चौधरी साहब वाला मामला था, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए 26 नवंबर का जो एहतजाज केस है, 82 मुल्ज़िमान को 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा है, इसको किस नज़र से देखते हैं या समझते हैं कि ये भी एक रिलीफ ही है? देखिए, ऑलरेडी लोगों ने तकरीबन 26 नवंबर से अब तक कितने महीने हो गए, 6-7 महीने तो हो गए हैं। तो इसके बाद अगर आप सजा दे दें, और सारे बेकसूर लोग, कोई उसमें ऐसा बंदा नहीं है जिसने जाके कोई पत्थर मारा हो या जिसने कोई ऐसा काम किया हो। देखिए, बहुत सारे लोग आप देखें 26 नवंबर में वहां गए और जाके डी चौक पे से एहतजाज के लिए एंटर हुए कि हम जाके वहां बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, और वहां पे उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। जिस जुडिशियल इंक्वायरी का साथ देने का पाकिस्तान इंडिया को दिलासा दे रहा है कि जी, दुनिया को कह रहा है कि हम तैयार हैं जुडिशियल, और अपने लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है उसमें जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं चल सकती इस तरह। आपने एक माहौल बनाना है। अगर आप माहौल नहीं बनाएंगे, लोगों को मुतहद नहीं करेंगे, आप नफरतें फैलाएंगे, आप कहेंगे कि इस वक्त तो क्या जरूरत है कि इमरान खान की बहनें मिलने आए। भाई, क्यों जरूरत नहीं है? ये फैसला आप क्यों कर रहे हैं? ये तो उनकी बहनों को मिलने की इजाजत होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? एक लीडर जेल के अंदर है, वो आपको कुछ कर सकता है, वो पाकिस्तान के लिए बात कर सकता है, तो क्यों उसकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? तो मेरे ख्याल से ये जो गवर्नमेंट कर रही है, जो छोटी छोटी चीजों में उलझी हुई है और कंफ्यूज है, तो इस कंफ्यूजन से हुकूमत को निकलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप शौकत साहब, अली अमीन गंडापुर साहब बड़े खामोश हैं ना, वो अभी तक मुलाकात चले नहीं मुलाकात हो रही। उनको तो मुलाकात के लिए खान साहब की जा सकते हैं ना, वो तो इतवार के रोज भी मुलाकात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब देखे ना, जब वो बोलते हैं तो सारे कहते हैं क्यों बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। अगर आज वो खामोश है तो कहते हैं क्यों खामोश है। अच्छा, कोई नहीं, खान साहब की वजह से मैं कह रहा हूँ, उनको मिलने तो जाना चाहिए ना खान साहब को। तो देखिए, जाहिर है जब उनको पता होता है कि उनको किस टाइम मिलना है खान साहब से और क्या बात करनी है, डेफिनेटली वो मिलेंगे इंशाल्लाह। जब भी जरूरत हुई मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। बोले तो तब भी एतराज़ है, खामोश रहे तब भी एतराज़ है। हमारा सिर्फ मशवरा ये है कि इत्तेदाल पसंदी वाला मुआवजा रख लेना, कि कम से कम बोले, कम बोल लें, ठीक बोल लें। मसला ये है कि वो अकेले हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट में है और बहुत सारे वज़रा जो है ना दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो वो जब वो एक हफ्ते में एक दफा बोलता है ना, तो वो उसमें पूरे हफ्ते फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो मेरे ख्याल से बाकी आपका मशवरा जो है वो मैं पहुंचा दूंगा, भी वो देख रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब ऐसा वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात जो इस वक्त में हो रहे हैं, जो पस मंज़र के अंदर हैं, जो मुस्तकबिल करीब में होते दिखाई देंगे, और वफाक में सियासत की तमाम अकाइयों को इकट्ठा करने की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक काम आएंगी, किस हद तक कारगर होंगी और किस हद तक वो पाया तकमील तक पहुँचेंगी, इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। और हालिया जो हुकूमती इक़दामात है उसके बारे में बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया वज़ीर ममलिकत खैल कोहिस्तानी साहब ने। कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोहिस्तानी साहब, सबसे पहले तो बात ये सुनने में ये आ रहा था कि शायद मुश्तरका पार्लिमानी इजलास बुलाया जाए, शायद APC बुलाई जाए, और कल परसों से बात सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक अमली जामा पहनता हुआ ऐसे कोई नहीं देख रहा। तो क्या समझते हैं कि बुलाने का इरादा था, मुलतवी हो गया, या इरादा है और वो अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा? बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में आपने मदऊ किया। देखें, सेनेट का इजलास था जो उसमें इस जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है और उसमें एक मुश्तरका करारदाद भी आई, और तमाम जो जमातें, पार्लियामानी लीडर बशमूल सेनेटर ने एक मुश्तरका एक आवाज़ दी, एक इत्तेहाद आपको नज़र आया। इसी तरह पीर से कौमी असम्बली का इजलास भी मुतवक्का है
और उसमें भी इसी तरह की आपको मंजर नज़र आएंगे। यकसू जिस तरह कौम है इस तरह जमातें यकसू है इस मामले पे, और मैं समझता हूँ इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे दरमियान 25 करोड़ अवाम में पार्लियामेंट के अंदर कहीं पे कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इंशाअल्लाह जो बात आपका सवाल है कि मुश्तरका इजलास, जी ज़रूर, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी होगा, और अगर APC की ज़रूरत हुई तो वो भी बुलाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हम एक जो डेफिनेटली होना भी चाहिए हो रहा है, हम सब एक हैं और अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, और अपने वतन अजीज़ की जो एक एक इंच की हिफाजत के लिए एक ही हमारा पैगाम है, वो हम अपने दुश्मन मुल्क को दे रहे हैं, जो वो ये है, अगर आप जंग की मुसल्लत करेंगे तो आपको वो जवाब दिया जाएगा जिसका मोदी की 10 नस्लें याद करेगी, और उनको पता लगेगा किस कौम से उनका पाला पड़ा है। और मैं तो मैंने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं मजम्मत करता हूँ उन तमाम जो अमल उन्होंने उठाए हैं, और खुसूसन मुझे बड़ा दुख है और बड़े मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, ये एक जिनूनी शख्स, एक मुसलमानों का कातिल, इंसानों का कातिल, जो उसका माजी है गुजरात का, वो किसी से डगा चुपा नहीं है। वो आज भी इस सारे ड्रामे में इस्लाम को निशाना बनाना, मुसलमानों को निशाना बनाना और पाकिस्तान को निशाना बनाना, ये इस ड्रामे में एक ये कह देना कि ये मतलब इस्लाम दुश्मनी तक ये आ गया है शख्स, इस्लाम फोबिया का मैं समझता हूँ ये शिकार है, कि ये जो इस तरह कह रहा है कि ये दो मज़हबों का कोई टकराव है। कोई दो मज़हबों का टकराव नहीं है, दहशतगर्दी का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें हर चीज़ वाज़ेह है, और मैं समझता हूँ जो ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इनको सोचना चाहिए कि दहशतगर्दी का शिकार भी हमारा मुल्क हुआ है, हमारी कौम शिकार हुई है, हमारी अफवाज ने उसका मुकाबला किया है। हमने 90,000 से ज़्यादा हमारी कीमती जानें सिविलियन की, फोर्सेस की, हमारे लीडरशिप मुख्तलिफ जमातों के, वो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। तो ये दहशतगर्दी को हमसे जोड़ना, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ, बल्कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हिंदू मज़हब है मेरा, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जुनूनी शख्स है, इसको हम बेनकाब कर रहे हैं, करेंगे, और इसके अमल से ये बेनकाब हो रहे हैं। और जो हमारी सलामती कमेटी का जो बयानिया था, जो उनके इल्ज़ाम मुस्तरद हमने किए, जो उन्होंने इक़दाम उठाए, उसके बदले में हमने उठाए। और अब जब ये दरअंदाजी या समझता है कि जिस तरह वो कश्मीर में मुसलमानों के साथ उसने की है, वो जो जबर जुल्म किया है, वो समझता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जंगी जुनून जो रखता है, उसका शौक हम ऐसा पूरा करेंगे, ऐसा पूरा करेंगे। इस शख्स को, मैं तो ये राम का पैरोकार नहीं है, ये लक्ष्मण का पैरोकार नहीं है, ये तो यजीदी किरदार है जो पानी बंद करना चाहता है। जो शख्स, मैं समझता हूँ ये रावण है, आज का रावण ये मोदी है, जो तकब्बुर, जो जंगी जुनून, जो ताकत की समझता है, और उसको ये जो ताकत का नशा और गुरूर है, इसका हम ऐसा ख़त्म करेंगे, इसको याद आ जाएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, और आपने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि बतौरे हिंदू भी आप समझते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और आपने कमाल की ये गुफ्तगू की। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, क्या अब भी कोई जंग का ख़तरा है या बादल छट गए? देखें, जंग का खतरा बिल्कुल है, जो उसने इक़दाम करने की कोशिश की, मगर हमारी अफवाज ने उसको नाकाम बनाया। उस दिन रात को देर से जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ज़ाहिर है एक ऐसे इतलात थी कि वो इस तरह का इक़दाम करेंगे, मगर हमारी अफवाज, हमारे सिपह सालार हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हमारी फ़ौज इतनी चौकस है कि इनके सारे जो किए हुए या उठाए हुए जो इक़दाम थे वो मिट्टी मलिया हो चुके हैं। तो ये अगर अभी भी इस जंगी जुनून का जो इसको सवार है, हम बिल्कुल चौकस है।
और हम इस मामले पे दिफाई और नजरियाती सरहदों के हम मुहाफिज हैं, हम 25 करोड़ मुहाफिज हैं, और मैं समझता हूं हमें किसी से डिक्टेशन हम ना देंगे। इस मामले पे हमारा वाज़े मौक़िफ़ है हुकूमत पाकिस्तान का, हमारी अफवाज का, कि अगर कोई इस तरह की कोशिश की गई तो हम किसी से पूछने के हमारे पास वक्त नहीं होगा, हम फौरन उसका जवाब देंगे। जिस जंग का वो आगाज़ करना चाहता है उसका इख्तिताम हम भारत को ऐसा सिखाएंगे कि वो सफ़े हस्ती से उस भारत का नक्शा नहीं होगा। तो जाहिर है हम ये नहीं कह सकते उन्होंने एक संजीदा और सीरियस और इस तरह का ये ड्रामा रचाया इसलिए था, ये अपने शहरियों की, अपने मुल्क के लोगों की खून की होली खेली गई। ये हमेशा आप एक राना साहब बड़े सीनियर हैं, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ। आप देखें कारगिल तब भी बीजेपी, पुलवामा बीजेपी, आज पहलगाम बीजेपी। तो ये बीजेपी में ये सारे ड्रामे क्यों होते हैं? और आपने देखा जब पुलवामा का हुआ था तब भी हम अपोजिशन में थे, मगर उस वक्त के वजीर आज़म के साथ खड़े थे और हम एक कौम होकर खड़े थे। हम तमाम इदारे एक पेश पे थे। और जिस तरह उसमें अभी नदनन का जो जिस तरह उनकी नाकाम हमने कोशिश की उसको पकड़ा सार, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि ये ज़ाहिर है इन्होंने कोशिश की है, मगर उसको हमने नाकाम किया है। और उससे ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो पेशकश की कि अगर कोई तहकीकात होती है, जो तीसरा फरीक कोई साफ शफाफ, हम हर मुमकिन तावन करेंगे। और मैं समझता हूँ उसके बाद मोदी बंदगली में आ गया है, वो आज तक उस बात का जवाब नहीं दे सका है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वजीर दिफा, उसकी आपने जो कल उसने पेशकश की, या हमारे जो डिप्टी वजीर आज़म इसहाक डार साहब जो वजीर खारजा है, जिस तरह खारजा के मुआज पे वो उन्होंने पूरी दुनिया से जहाँ पे भी हमारी एंगेजमेंट हो सकती है उन्होंने की है। कोहिस्तानी साहब, एंगेजमेंट हुई कहाँ पे है? क्योंकि अभी देखा जाए तो भारत ने अपने जो डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर उसने अपनी इंटरनेशनल लॉबिंग के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया। IMF को एक दरख्वास्त दे दी गई कि नज़रसानी किया जाए पाकिस्तान को जो आप कर्ज दे रहे हैं। फिर जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं उनको इंगेज किया हुआ है, इजराइल उसकी बैकफुट पे है। तो हमने डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर किस किस को इंगेज किया है और हमें क्या पैगाम मिला? देखिए, पहली बात यह कि भारत में ये जो इसने ड्रामा किया है, ये एक दहशतगर्दी का इन्होंने एक पूरा किया है कि दहशतगर्दी हुई है। दहशतगर्दी होती है, उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। उस दहशतगर्दी, उस वाक़े की फ़ौरन पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी रियासत ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की मीडिया ने उसका मज़म्मत की। इसी तरह दुनिया के और भी ममालिक उस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं। देखो, जिसको ये भारत के अज़ाइम या हक़ाइक़ का तब तक हमने फ़ौरन ये सब मज़म्मत करते हैं, मगर भारत ये जिस तरह आप देखें, एक तरफ वाक़या होता है, ऊपर से उनकी मीडिया इतनी मैनेज थी कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाना। मगर मैं फ़ख्र करता हूँ अपनी मीडिया पे, खुसूसन आप सब मीडिया का, 92 समेत तमाम मीडिया पाकिस्तान की जो है, उनको भारत के इन अज़ाइम को बेनकाब किया है, उस ड्रामे को बेनकाब किया है। और हमारी तमाम आलमी अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, अमेरिका हो, हमारे दोस्त ममालिक हो, चीन हो, हर जगह पे हमने उनको एंगेज किया है या उनके हमसे राब्ते हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारे सिपह सालार साहब, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा और तमाम जो मुआज़ हैं, हमने उन पे अपने पाकिस्तान का ये जो पेशकश है, मैं तो ये समझता हूँ इससे बड़ी इंगेजमेंट और हो नहीं सकती। इससे सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर का ये जो इनिशिएटिव है, इससे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी के पास अभी रास्ता नहीं है। अगर आपको एक मुल्क का वजीर आज़म, जिसकी आपकी मीडिया ने वो इल्ज़ाम लगाया जो जंग मुसलत करना है जिस वाक़े पे, उस वाक़े का हम हल बता रहे हैं। और हल इसी तरह दुनिया में जिस तरह ये इस किस्म की सूरत-ए-हाल होती है, तीसरे फरीक ज़रूर होते हैं, दुनिया के और लोग बीच में ज़रूर पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक हल है। इस हल का उनको खैर मकदम करना चाहिए था। हाँ, अगर वो समझता है कि मैं इस आड़ में, इस वाक़े की आड़ में जंग देखें तबाही आती है, जंग से मसाइल
नहीं, जंग से खून की होली खेली जाती है, बदबू आती है, तो उस जंग का आगाज आप कर रहे हैं और उस मुल्क से साथ जो एटमी ताकत रखता है, और हमारे जो जवान है, हमारे जो फोर्सेस हैं और पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा है, मैं समझता हूं भारत पीछे हटा है, हटेगा। ये अगर नहीं भी हटेगा, अगर कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। अच्छा, अपोजिशन के लोगों से आपके राब्ते शुरू किए हैं आपने? तमाम जमातों ने तो साथ देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी हुकूमत की सतह पर एक राब्ते होते हैं, एक तल्लक इस्तवार किया जाता है। क्या ये सिलसिला शुरू हुआ या करना है अभी? जी बिल्कुल, राब्ता है। तमाम जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर है, तमाम जो लीडरशिप है, आपने देखा सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है शिबली साहब, सेनेटर शिबली साहब, उसके पास हमारे डिप्टी वजीर आज़म उनके दफ्तर में गए और हम सब ने मिलकर बैठकर ये करारदाद उस पर इत्तफाक किया और इसको मंजूर भी किया। जो भी देखें, वतन अजीज़ के लिए मैं समझता हूँ कोई भी सियासी जमात हो, हमारा एक दूसरे से सियासी इख्तलाफ हो सकता है, हमारे अदालती केसेस हो सकते हैं, मगर इस लम्हे में, इस मौके पे हम सब एक हैं और एजेंडा एक ही है कि हमें अपने दुश्मन से लड़ना है और उसके लिए सब तैयार है और हमारे तमाम जमातों से राब्ते हैं। और आपने देखा बानी पीटीआई का भी जो मैंने किसी टीवी चैनल पे सुना था, तो किसी जमात में, किसी फर्द में, किसी में ये तफरीक नहीं है, सब एक ही आवाज़ है कि हमें इनकी साजिश को बेनकाब करना है। अगर वो जंग मुसल्लत करता है, हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे कि क्या इतलात हैं कि LOC के ऊपर टेंशन कितनी बढ़ सकती है? क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने तो घर खाली करवा लिए, ज़बरदस्ती खाली करवाए गए, लेकिन हमारी तरफ इंतबाह होने के बावजूद भी वो जज्बा ऐसा है कि लोग अपने घरों को छोड़ के जाने को तैयार नहीं। वो कहते हैं सीने पे वार खाएंगे, अगर कोई उधर से किया जाता है भरपूर मुकाबला करेंगे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल क्या? देखें, मैं आपको बताऊं, जो बार बार मैं कह रहा हूं, 25 करोड़ का अवाम, 25 करोड़ जो पाकिस्तानी कौम है, उसका जज्बा, वो अपने अफवाज के साथ खड़े हैं और जहां पे भी उनकी ज़रूरत पड़ी, मैं मुझ समेत, तमाम आप समेत, तब सब हमारा जज्बा एक ही है कि हम उनका मुकाबला और उनके साथ लड़ेंगे। जो बात आप कर रहे हैं, हमारे दिफाई इदारे, हमारी फोर्सेस, हर जो सूरत हाल है एक एक पल की, उसके लिए चौकस भी है, तैयार भी है, प्लानिंग भी है, और हमारी बासलाहियत, हमारी जो क़यादत है फोर्सेस की, मैं समझता हूँ जो तमाम इदारे हैं वो बिल्कुल चौकस है किसी भी पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करने के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत भी होगी, सारा कुछ होगा। अब ये बताएं कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत पेश आती है और ये दिखाने के लिए और ये साबित करने के लिए हम सब एक यकजहती पे हैं, तो जेल में बंद कैदी नंबर 804 को भी बाहर लाने का कोई फैसला हो सकता है मीटिंग में? देखें, आज हमारे पार्टी के सरबराह, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, इस खित्ते के सीनियर लीडर नवाज शरीफ साहब का बयान, जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से जो मुलाकात हुई है, उसने इसी जो पार्लियामेंट के अंदर यकजहती है, या जो सेनेट में यकजहती का इज़हार हुआ, जो इत्तफाक राय हुआ, जो एक यकसू एक मौक़िफ़ पे हम डट के खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भी जो ये इस मामले पे हम सब एक हैं। किसी फ़र्द की आज़ादी या उसके मामलात का इस वक्त कोई वो बात नहीं है। और मैं समझता हूँ बानी पीटीआई ने भी जो मेरे पास मीडिया के थ्रू जो मैंने बात सुनी, उसका जज्बा भी वही है जो आपका और मेरा, जो हमारे वज़ीर आज़म का है, तो होना भी चाहिए। सो इंशाल्लाह हम हर चैलेंज में, हर मामले पे भारत के खिलाफ हम यकसू होंगे, हमारा एक ही आवाज़ होगा। हुकूमत को जो भी इक़दाम करने की ज़रूरत पड़ी वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से, वो उठाए जाएंगे। इस वक्त हमारा आपस में कोई सियासी इख्तलाफ नहीं है। सियासी इख्तलाफ हमारे पास वक्त है उसके लिए, मगर इस मामले पे हमारी कौमी यकजहती है जिसका हम मुज़ाहरा कर रहे हैं।
इस मामले पर कौमी यकजहती है जिसका मुजाहरा किया जा रहा है, सियासी इख्तलाफ कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहसानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या समझते हैं ये जो रवाबित वाला मामला है, क्या अपोजिशन और हुकूमत के राबिते पहले से तेज़ हुए हैं या फिर वही मामूल के मुताबिक हो गया? मेरी इत्तला है कि कल कोई एक बड़ा राब्ता हो रहा है। कल हो रहा है? कल एक बड़ा राब्ता हो रहा है और ये किसी मीटिंग में तय हुआ है और इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि अब अडयाला में भी राब्ता किया जाए और अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उस पर फिर एक भरपूर तरीके से मज़ीद एक पैगाम जाए। और कल का दिन बड़ा अहम दिन है और कल कोई बड़ा राब्ता भी हो सकता है, कल कोई बड़ी मुलाकात भी मुतवक्के है और कल के दिन में आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि कुछ सियासी हालात जो हैं वो करवट भी लेंगे। अच्छा। और कल आज जिस तरह जुमे का दिन मुबारक दिन था आज तहरीक इंसाफ के लिए ना, बड़ा रिलीफ है ना। एक तो 8 तारीख को आपको पता है केस भी लग गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जिस केस के मतलब कल हम और आप कह रहे थे 1 साल तक नहीं लगेगा, तो मैंने कहा था कि कानून में बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो तो इशारा इसी तरफ है कि कुछ होने वाला है और असल सूरत हाल पता चलेगी 6 तारीख को। लेकिन 6 तारीख से पहले कुछ मुलाकातें हो रही हैं, 6 तारीख से पहले कुछ राब्ते हो रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा क्या 6 तारीख से पहले भारत किसी महाज को गर्म तो नहीं करता। सही, यानी 6 तारीख एक अहम हिस्सा है और उससे पहले भारत की तमाम तर कार्रवाइयों के ऊपर भी नज़र रखनी है। वो शातिराना चालें जो अपनी चल रहा है उसका किस तरीके से किया जा सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।